गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता साहनी। आज हम बीएससी पार्ट 3 के सेकंड पेपर एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इकोलॉजी की पिछली क्लास में जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में बताया था, तब हमने देखा था कि एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अपने चारों तरफ के वातावरण में जितने भी लिविंग यानी बायोटिक या फिज़िकल फैक्टर्स हैं, उनके द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। या हम यूँ कहें कि एनवायरनमेंट में सभी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और कोई भी जीव अपने चारों तरफ प्रेजेंट इन सभी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है। उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी की, वो उससे अफेक्टेड होती हैं, उससे संबंधित रहती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जंतु की जितनी भी परिस्थिति में वो ग्रो करता है, जंतु या एनिमल, उसको सारी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, जिससे कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके। और जितने भी फैक्टर्स उसके लिए ज़रूरी हैं उसकी ग्रोथ के लिए, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में होने चाहिए। और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी फैक्टर अगर ऐसा होता है जो उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रभावित करता है या उसे कम करता है, तो वो उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी फैक्टर हो जाता है। तो कोई भी फैक्टर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोटेंशियल ग्रोथ को कम करता है, सीमित कर देता है, वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। इसके बारे में हमें लिबिग ने बताया था और एक सिद्धांत दिया था जिसे हम लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं। ये जर्मन साइंटिस्ट था जे.बी. लिबिग, जिसने कि 1840 में एक बुक लिखी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर एंड फिजियोलॉजी। और इस बुक में उसने जितने भी फैक्टर्स हैं उनका प्लांट की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट के बारे में बताया था। यानी जो फैक्टर्स हैं उनका प्लांट की ग्रोथ पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये बताया था। और ये बताया कि जो भी प्लांट की ग्रोथ है वो उस फूड स्टफ पर या उस फैक्टर पर डिपेंड करती है जो कि न्यूनतम मात्रा में प्रेजेंट होता है। और फिर इसे ही लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम का नाम दिया गया था। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट is dependent on the amount of food stuff which is present to it in minimum, यानी जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित है उसी पर उस प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है। अब प्लांट की ग्रोथ के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो मतलब हमें पता है ज़्यादा, तो ये वो सब्सटेंसेस प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं जो कि बहुत ही तो जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, अबंडेंट होते हैं, उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं एक तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और दूसरी कैटेगरी जो उसमें आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसी तरीके से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, इन्हें ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं या बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। और ये होते हैं आयरन, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक
मॉलिब्डेनम और वेनेडियम। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, वो जनरली लिमिटिंग फैक्टर्स नहीं होते। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो क्योंकि प्रेजेंट होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में, इसलिए ये लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स का काम करते हैं। एक और टर्म है फैक्टर इंटरेक्शन, यानी अंतः संबंधता जो इनकी होती है। यानी अगर ये एक एलिमेंट है जो कि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन दूसरा एलिमेंट जो है वो कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो जो एलिमेंट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वो उस कम मात्रा में प्रेजेंट एलिमेंट को कंपनसेट कर सकता है, यानी उसकी जगह यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मॉलस्क हैं, उनका जो शेल है वो कैल्शियम का बनता है, लेकिन अगर जिस एरिया में स्ट्रोंशियम ज़्यादा होता है तो मॉलस्क का कैल्शियम की जगह स्ट्रोंशियम को अपना शेल बनाने में यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि धूप की बजाय छांव में ग्रो करते हैं, यानी शेड में ग्रो करते हैं, तो उन्हें जिंक की ज़रूरत कम होती है। और यदि जहाँ पर वो हैं वहाँ पर सॉइल में जिंक का अमाउंट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर का काम कर सकता है, तो उसकी अगर ऐसा लगे कि जहाँ छांव में वो ग्रो कर रहा है और जिंक का अमाउंट उससे कम लग रहा है, तो उसको छांव की बजाय उस प्लांट को हम धूप में रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको कंपनसेट कर सकते हैं उसको। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर्स इंटरेक्शन, या अंतःक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। तो ये तो बात हुई लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम की। दूसरा लॉ जो है वो है शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, यानी शेल्फर्ड का सहनशीलता या सहिष्णुता का सिद्धांत। अब किसी भी परिस्थिति में या फैक्टर उसका जो है, जो भी फैक्टर उस एनवायरनमेंट में होता है उसके बारे में शेल्फर्ड ने 1913 में बताया और लॉ ऑफ टॉलरेंस का सिद्धांत दिया, जिसमें उसने उस फैक्टर की अबंडेंस और न्यूनता के बारे में संबंध बताया। ये जो लॉ है एक्चुअली एनवायरनमेंट के जितने फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे हो गया लाइट, टेम्परेचर, वाटर, उनसे रिलेटेड होता है, उनके बारे में होता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि द प्रेजेंस और सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is affected not only by too little but by too much of the same factor। मतलब अगर कोई फैक्टर है या कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, तो न केवल उसकी मिनिमम अमाउंट या उसकी कम मात्रा, बल्कि उसकी जो अधिक मात्रा है या वो ज़्यादा मात्रा में अगर है तो वो भी उस ऑर्गेनिज्म की सक्सेस पर या रहने की क्षमता के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो इस तरीके से टॉलरेंस का सिद्धांत दिया शेल्फर्ड ने, और इसके आधार पर उन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इस टू लिटिल और टू हाई, इन दोनों रेंज के बीच में सक्सेसफुली रहता है। तो ये जो डायग्राम दिखाया है उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी फैक्टर के लिए एक ऑप्टिमम रेंज जिसे हम कहते हैं उसी को बर्दाश्त कर सकता है, उसी को सहन कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम सर्दी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जब ठंड होती है तो एक टेम्परेचर है जहाँ तक हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं, ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं, जहाँ पर कि हम नॉर्मल रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। उसके बाद
एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जहाँ तक हम टॉलरेट तो कर लेते हैं लेकिन अनईजी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और उसके बाद ठंड जैसे जैसे और बढ़ जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, तो एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है जहाँ हम उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी उस टेम्परेचर पे ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। इसी तरीके से अगर हम हायर टेम्परेचर की तरफ चलें तो गर्मी एक लिमिट तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम कंफर्टेबल होते हैं, और उसके बाद जब टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो हम उसको टॉलरेट तो कर लेते हैं लेकिन अनकंफर्टेबल होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो कहलाता है जोन ऑफ स्ट्रेस जो कहलाता है। और उसके बाद अगर टेम्परेचर और बढ़ा दे तो एक जोन ऐसा आ जाएगा, टेम्परेचर ऐसा आ जाता है जिसको कि हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वहाँ पर फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता, तो वो जोन ऑफ इनटॉलरेंस हो जाता है, बर्दाश्त के बाहर। तो बहुत कम टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन बीच की एक रेंज ऐसी होती है टेम्परेचर की या तापमान की, वो ऑप्टिमम रेंज कहलाती है जहाँ पर कि ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये लॉ ऑफ टॉलरेंस कहलाता है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ टॉलरेंस के हिसाब से कुछ सिद्धांत दिए गए शेलफोर्ड के द्वारा, तो उसको एक बार हम ये देख लेते हैं क्या सिद्धांत उसके हो गए। कि पहले सिद्धांत के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो सहनशीलता है, यानी उसकी जो एबिलिटी है सहन करने की किसी भी फैक्टर को, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे फैक्टर के लिए उसकी सहन करने की शक्ति कम भी हो सकती है। तो किसी एक फैक्टर को तो वो ज़्यादा रेंज तक टॉलरेट कर सकता है और किसी को कम रेंज तक। इसी के साथ साथ कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वाइड रेंज को वो टॉलरेट कर सकता है, तो इसलिए फिर उन एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनका पैटर्न जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न वो वास्ट होता है ज़्यादा, क्योंकि रेंज उनकी ज़्यादा बढ़ गई तो वो ज़्यादा तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। इसी तरीके से टॉलरेंस लिमिट का सिद्धांत भी है, जैसे कोई भी फैक्टर है और या परिस्थितियां जो हैं वो किसी फैक्टर के लिए मान लो ठीक नहीं है, लेकिन वो दूसरे फैक्टर के लिए कम हो जाती है, यानी उसके लिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक ही स्पीशीज़ है और किसी फैक्टर के लिए उसकी जो टॉलरेंस है, उसकी जो लिमिट है, वो उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही उसकी जोग्राफिकल स्टेटस क्या है या भौगोलिक स्थिति क्या है या वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसके हिसाब से बदल जाती है, यानी जोग्राफिकल एरिया और क्लाइमेट के हिसाब से किसी फैक्टर के लिए टॉलरेंस की पावर जो है वो बदल सकती है, बदल जाती है। एक और जो सिद्धांत इसमें है वो क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती हैं, जैसे मान लीजिए सीड्स हैं या एग्स हैं या एम्ब्रियो है या लार्वा है, तो उनमें जो सहन करने की शक्ति है एज़ कंपेयर टू देयर अडल्ट्स कम होती है, यानी जितनी रेंज टॉलरेट करने की अडल्ट की होती है एम्ब्रियो की या एग की या सीड की, उस फैक्टर को टॉलरेट करने की रेंज उतनी नहीं होती है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किसी भी फैक्टर को टॉलरेट करने की क्षमता अलग अलग होती है, ये ही लॉ ऑफ टॉलरेंस कहलाता है।